हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ओवरव्यू पढ़ेंगे सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री का। इसका कंप्लीट शॉर्ट में हम रिवीजन करेंगे। तो इसमें सम यूज़फुल कन्वर्जन फैक्टर्स यूज़ होते हैं विच इज़ 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर होता है, नैनोमीटर 10⁻9 मीटर होता है। और प्रेशर वॉल्यूम का आप सब देख सकते हैं यहाँ पर। यू कैन पॉज एंड टेक ए स्क्रीनशॉट एंड लर्न इट। और मैंने इसके लिए और भी वीडियोज़ बना रखे हैं, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जो 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी वेज इक्वल टू मोलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम्स, दिस इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास एंड दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम। तो यहाँ ग्राम मोलिकुलर मास और ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम की डेफिनेशन दे रखी है कि 22.4 कोई सी भी गैस होगी एसटीपी में, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 लीटर की कोई भी गैस होगी, उसका जो वेट होगा और तो वो मोलर मास की इक्वल होगा, उसको हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे। और उसको हम ग्राम मोलिकुलर मास बोलेंगे और उसकी वॉल्यूम को हम ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम बोलेंगे। अब इसमें एक कंडीशन आती है कि एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। अगर हम 1 atm ले लेते हैं एसटीपी, अगर हम 1 atm लेते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो हम 22.4 यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम 1 बार कर देते हैं प्रेशर को, 0 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो हम 22.7 लीटर लेंगे, है ना। तो 1 बार क्या होता है 1 atm होता है 1.01 बार के बार इक्वल होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अब हम एटॉमिक मास देखेंगे। तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन ये है, इट इज़ द एवरेज रिलेटिव मास, जो एवरेज होता है रिलेटिव मास का ऑफ इट्स एटम्स, उसके जो भी एटम्स होंगे उनका, एज़ कम्पेयर्ड विद द एटम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स टेकन एज 12। तो इसको हम ऐसे देखेंगे कि जब भी हम बात करते हैं कि द मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास, तो उसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास। तो एमयू में हम उसकी यूनिट लगाएंगे। और अगर हमने उसमें क्वेश्चन में पूछ रखा है द मास ऑफ 1 मोल एटम्स, यहाँ पर मोल आया है 1 मोल एटम, तो हम उस एटॉमिक मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये चीज़ देखने की और इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। उसमें क्या होता है, हमने देखा कि ऑक्सीजन एटम है। मास एक ऑक्सीजन एटम का क्या होता है 16 AMU होता है, लेकिन मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स 16 ग्राम्स के इक्वल होता है। तो यहाँ मोल यूज़ हुआ है, बस ये वर्ड चेंज हुआ है, तो इसकी यूनिट भी चेंज हो गई है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखने के लिए है। नेक्स्ट हम जाते हैं, अब हम आएंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास को। हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। इफ़ एन एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन 2 आइसोटॉप्स, अगर 2 आइसोटॉप्स हैं या 2 से ज़्यादा आइसोटॉप्स हैं, तो उसका हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, मतलब एटम का एवरेज मास कैसे निकालेंगे। तो हम देखेंगे उसका जो भी जितने भी मास होंगे, जितने भी आइसोटॉप के मास होंगे, उसको उनके रेशियो से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे। रेशियो मतलब यहाँ कोई भी परसेंटेज गिवन हो सकती है, 10%, 25%, 25 रेशियो 70, या ऐसे कोई भी रेशियो दे रखा है, तो उसके मास को उसकी परसेंटेज से इंटू करेंगे, प्लस जो दूसरा आइसोटोप होगा उसके m2 मतलब दूसरा आइसोटोप का मास, और y मतलब उसकी परसेंटेज या उसका जो भी रेशियो है, और उसको डिवाइड कर देंगे उन दोनों के रेशियो का सम का। तो वो हमारा एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम जाएंगे मॉलिक्यूलर मास की तरफ। सो मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन यही है कि एवरेज रिलेटिव मास होता है मॉलिक्यूल्स का, उसको भी कंपेयर करते हैं हम कार्बन 12 से, आइसोटॉप से हम कंपेयर करके जाते हैं। तो अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी सेम वैसा ही है। अगर हम मास लेंगे एक मॉलिक्यूल का मास, तो उसको मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, लेकिन उसकी यूनिट हम AMU लगाएंगे। लेकिन हमने जैसे ही मोल वर्ड यूज़ किया, द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, 1 मोल लेते ही हमने उसका मॉलिक्यूलर मास को इन ग्राम्स कर दिया है। अब इसके एग्जाम्पल देखें कि मास ऑफ 1 O एटम 16 AMU होता है, और मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम्स लेते हैं हम। यहाँ मोल यूज़ करते हैं, हमने उसे ग्राम्स में कर दिया है। और अगर हम सिर्फ एटम लेते हैं, 1 एटम यहाँ बोलते हैं, तो वो AMU यूनिट में आता है। AMU होता है हमारा एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट हम जाएंगे, अब हम आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं कि 1 जो AMU है, पहले तो ये जो पॉइंट है 6th वाला पॉइंट, इसको देखते हैं कि अगर एटम की बात चल रही है और 1 ग्राम एटम दे रखा है, तो मतलब वो 1 मोल है हमारे लिए, तो वो 1 मोल माना जाएगा। और अगर मॉलिक्यूल की बात कर रखी है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल दे रखा है, तो वो भी 1 मोल ही माना जाएगा। तो एटम और मॉलिक्यूल्स के लिए ये है। अब AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है AMU, या फिर उसको हम यूनिफाइड मास U से भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट। वो होता है 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, मतलब कार्बन 12 आइसोटोप होता है, कार्बन के
दो होते हैं आइसोटोप, 12 भी होता है, 13 भी होता है। तो जो कार्बन 12 का आइसोटोप है उसका एक एटम का उसका भी 1/12 मास लेंगे तो वो 1 AMU या 1 यूनिफाइड जो AMU है उसके बराबर होगा। इसकी जो वैल्यू है वो है 1.66 × 10⁻27 kg में है। इसकी यूनिट आप ध्यान रख लें, kg में है यहाँ पर। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये सारे पॉइंट्स इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। मैं ये वीडियो थोड़ी छोटी बनाना चाहती हूँ इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करा रही हूँ। अब हम नेक्स्ट फर्मी का बोलेंगे। फर्मी लेंथ की यूनिट होती है जो कि न्यूक्लियर डायामीटर्स होते हैं। कोई भी न्यूक्लियस होगा उसका जो डायामीटर्स होंगे उसको ये कैलकुलेट करने काम आती है। तो अब हम यहाँ देखें, अगर 1 फर्मी की बात करें, 1 फर्मी इज -13 सेंटीमीटर या -15 मीटर के बराबर होता है। और फेम्टो को भी हम फर्मी ही बोलते हैं। 1 फर्मी इज 1 फेम्टो। अब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ml ऑफ अ गैस एट STP इज़ नॉन एज लॉशमिथ नंबर। उसको ये देख लीजिए, ये नंबर है इसका, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 2.6878 पर ml है। अब हम बात करेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का मोल्स का मास, वो भी 1 मोल, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, मास ही लेंगे। अब जब भी मोल्स 1 मोल की बात आ रही है, मास ऑफ 1 मोल, तो हम एवोगैड्रो से इंटू करेंगे उसको हम। सो जब भी हम मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उसका मास होता है 9.11 × 10⁻31 kg। और एवोगैड्रो नंबर हमें पता ही है 6.023 × 10⁻23। इसको करने के बाद हमारे पास 0.55 mg आ जाता है। नेक्स्ट हम चलेंगे वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट के रिलेशन की तरफ। तो क्या इनका रिलेशन क्या होता है, जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में देखने कि जो वेपर डेंसिटी होती है वो होती क्या है, वो होती है डेंसिटी ऑफ गैस। कोई भी गैस की डेंसिटी होगी और डेंसिटी ऑफ H2, ठीक है। ये हमारे पास VD आ चुकी है, वेपर डेंसिटी होती है। तो हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ H2 है वो कैलकुलेटिव, मतलब हमारे पास एक कैलकुलेटिव वैल्यू है, वो है 0.000089 ग्राम पर ml है। तो अब हम मोल्स की तरफ चलते हैं कि मोल्स क्या होता है। नंबर ऑफ़ मोल्स को हम यहाँ पर स्मॉल n से रिप्रेजेंट करा है, विच इज़ वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट। वेट अपॉन एटॉमिक वेट इज़ मोल्स। मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। नेक्स्ट फॉर्मूला इज़ कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, कोई भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है उसको हम अगर एवोगैड्रो से, एनाइज एवोगैड्रो नंबर से विच इज़ 6.023 × 10⁻23, तो उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा मोल्स निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है, अगर हमें गैस दे रखी है, कोई सी भी गैस, ये सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर गैसेस, कि गैसेस के लिए STP पर जो उनका वॉल्यूम होगा उसे या फिर तो हम 22.4 से लीटर में हो अगर वॉल्यूम तो 22.4 से डिवाइड करेंगे, और अगर वॉल्यूम ml में हो तो 22400 से हम उसको ml में डिवाइड करेंगे और मोल्स हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, तो मोल्स का रिलेशन ये भी है कि मोल्स इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। Capital M is molarity here. So next is atomic mass into specific heat in calorie per gram approx 6.4 होता है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे लास्ट पेज की तरफ, विच इज़ कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट के फॉर्मूलेज हैं, 5 फॉर्मूलेज हैं एज यू कैन सी हियर। सबसे पहला फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट निकालने का, एटॉमिक वेट इंटू वैलेंसी। जो भी वैलेंसी हो एटॉमिक वेट और उसको वैलेंसी से डिवाइड कर लो तो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट होगा उसका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। नेक्स्ट इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस निकालने का है कि फॉर्मूला वेट ऑफ आयन, फॉर्मूला वेट को उसके चार्ज से डिवाइड कर दो। अब इक्विवेलेंट वेट है आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। आयोनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। तो जो भी इक्विवेलेंट वेट होगा आयोनिक कंपाउंड्स, जैसे हमारे पास हो गया HCl हो गया, HCl हो गया, तो Cl- हो गया, H+ हो गया। तो हमारे पास जो भी अनायन का इक्विवेलेंट वेट है और कैटायन का इक्विवेलेंट वेट है, इन दोनों का सम कर देंगे तो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। नेक्स्ट इक्विवेलेंट वेट है एसिड्स या बेसिस के लिए। उनके लिए हमें मॉलिक्यूलर वेट को उनकी बेसिसिटी या एसिडिटी से डिवाइड करना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के लिए हमें मॉलिक्यूलर वेट को टोटल चार्ज ऑन कैटायन और अनायन से, कि जो टोटल चार्ज है कैटायन एनायन, मॉलिक्यूलर वेट से उसको डिवाइड करना है। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायन और अनायन फॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट हमारा आता है ग्राम इक्विवेलेंट। व्हाट इज़ ग्राम इक्विवेलेंट हियर? ग्राम इक्विवेलेंट हमारा नॉर्मेलिटी इनटू
वॉल्यूम इन लीटर. कैपिटल N इज नॉर्मेलिटी हियर, या फिर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या फिर नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर. वैलेंसी फैक्टर आपको अभी बताया ही, ये सारे जो नीचे हैं वैलेंसी जो भी चार्ज होता है आयंस का, वो बेसिसिटी या एसिडिटी या टोटल चार्ज, मतलब सिंगल एक कैटायन का या एक एनायन का जो भी चार्ज होगा उस पर, या फिर कैटायन का या एनायन का, वो हमारा वैलेंसी फैक्टर होता है. तो मोल्स को वैलेंसी फैक्टर से इंटू करेंगे तो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम. अगर कंपैरेटिवली क्वेश्चन पूछा है तो N1V1 इक्वल्स टू N2V2 ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम W1 अपॉन E1 W2 अपॉन E2 विच इज़ वेट ऑफ वन एलिमेंट अपॉन equivalent weight of first and weight of second upon equivalent weight of second. I hope this video is informative and helpful for you. For more further videos, please do comment and subscribe to my channel. Thank you.